नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे अंग्रेजों के शासन के आर्थिक प्रभाव पर चर्चा करेंगे। अंग्रेज आए, इसकी पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने कैसे एक एक करके भारतीय रियासतों को विजित किया और एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया भारत में। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे लगभग 60% क्षेत्र पर उन्होंने सीधे शासन स्थापित किया और 40% क्षेत्र पर उन्होंने अपने मातहत देशी राजाओं को स्थापित किया अपने अधीन। कहने को वो स्वायत्त राजा होते थे, लेकिन उनके सारे क्रियाकलाप पर इनका ही पूरा प्रभाव होता था। इनकी मर्जी के बिना वो राजा कुछ नहीं कर सकते थे। इस प्रकार हम देखें, जितना बड़ा इनके पास भूभाग था भारतीय उपमहाद्वीप का 60%, वहां पर इन्होंने जो आर्थिक व्यवस्था लागू की, आर्थिक प्रभाव की बात कर रहे हैं हम लोग, उसकी चर्चा करेंगे। वस्तुतः अंग्रेज या जो भी यूरोपीय कंपनी यहाँ आई थी, वो हम लोग थोड़ा पीछे चलें और याद करें कि वो किस लिए आए थे। उनका एक ही पर्पस था कि यहाँ की वस्तुएं, भारत की वस्तुएं वो व्यापार के लिए यूरोप ले जाते थे। भारत की वस्तुएं यूरोप बेचने के लिए ले जाते थे। कुछ भारतीय वस्तुओं की वहां बहुत डिमांड थी, जैसे सूती कपड़े, मसाले, नील, खुराद। ठीक है। अब ये यूरोपीय जो आते थे, वो इन वस्तुओं के बदले क्या देते थे? बुलियन। बुलियन यानी सोने चांदी के सिक्के। अब जब इनका यहाँ पर राज्य स्थापित हो गया अंग्रेजों का, तो अब वो ये सारी चीजें ले जा रहे थे और इसके बदले वो क्या दे रहे थे? भारत से ही भारतीय किसानों से राजस्व वसूलते, भारतीय राजस्व से वो ये सारी वस्तुएं खरीद रहे थे और इसे ले जाके बेच देते थे। यानी एक तरीके से भारतीय राजस्व जो यहाँ वो कलेक्ट करते थे, वो सारा का सारा वस्तुओं में तब्दील करते थे और ये सारी वस्तुएं वहां बेच करके और राजस्व वहीं के वहीं रख देते थे इंग्लैंड में। एक तरीके से कहा जाए कि गंगा के पानी को एक स्पंज में ले करके वो ले जा करके वहां टेम्स के पानी में निचोड़ देते थे। यानी भारतीय धन यहां से वहां ट्रांसफर कर दिया जाता था। इसके लिए इन्होंने राजस्व वसूलने के लिए, आपको याद होगा 1765, 1765 में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जमींदारी मिली, सॉरी दीवानी मिली। यानी वो अब इस बड़े भूभाग से राजस्व वसूलने का उन्हें अधिकार मिला, राज्य करने का भी अधिकार मिला। लेकिन 1765 से 1772 तक हम पहले बात कर चुके हैं कि दोहरी शासन, दोहरी सरकार चलाएगी। यानी राजस्व तो वसूलता था अंग्रेज कंपनी, और शासन का प्रभार उपनवाब को दिया गया था, भारतीय लोगों को।
1772 में आप ध्यान रखेंगे 1772 में बंगाल के गवर्नर के रूप में वारेन हेस्टिंग्स आए। वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर, इन्होंने शासन का प्रभार अपने हाथ में लिया और राजस्व वसूलने का तो था ही। राजस्व वसूलने के लिए इन्होंने इजारेदारी यानी ठेकेदारी प्रणाली अपनाई। ये क्या था? किसानों से राजस्व वसूलने के लिए जमींदारों को नियुक्त किया गया और बोली लगाई गई। सबसे ऊंची बोली जो लोग लगाते, उन्हें किसानों से राजस्व वसूलने का अधिकार मिलता और वो किसान से कितना वसूलेंगे, कितना राजस्व लेंगे, ये उनके ऊपर छोड़ दिया गया। नतीजा ये हुआ कि कई बार ठेका लेने के क्रम में जमींदार बहुत ऊंची बोली लगा देते थे और दे नहीं पाते थे। जब दे नहीं पाते थे तो इसका मतलब यह था कि जो राजस्व वसूली अनिश्चित हो जाती थी। यानी ब्रिटिश सरकार को शासन चलाने के लिए या अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए या सेना को वेतन देने के लिए, सेना के खर्चे के लिए जो राजस्व चाहिए था, वो ठेकेदारी प्रथा के तहत आ तो रहा था, लेकिन फिक्स नहीं था कि हर वर्ष इतना राजस्व आ ही जाएगा। उसमें गणना होती थी, एक अनुमान लगाइए कि 5 लाख आना चाहिए, लेकिन आता था कभी 3 लाख, कभी 4 लाख। तो ये जो अनिश्चित था राजस्व, इसको निश्चित किया गया एक प्रणाली के माध्यम से, और वो प्रणाली थी अस्थाई बंदोबस्त। इस अस्थाई बंदोबस्त को लेके आए कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस। 1790 में उन्होंने इसे शुरू किया। 1790 में कहा कि 10 वर्ष के लिए हम निश्चित करते हैं। 10 वर्ष के लिए जमींदारों के साथ उन्होंने समझौता किया। जमींदारों के साथ समझौता, और फिक्स किया निश्चित राजस्व देने का। कि आप एक फिक्स रकम देंगे। ऐसा अनुमान है कि जो फिक्स रकम तय की गई, वह कुल रकम का 10/11 हिस्सा था। यानी जो भी रकम वसूली जाती,
उसका 10/11 हिस्सा सरकार के पास जाता और 1/11 हिस्सा जमींदार के पास रह जाता। ये बहुत ऊंची बोली थी, लेकिन समय के साथ यह जो 10/11 हिस्सा दिया जा रहा था जमींदारों द्वारा, वो जैसे जैसे समय गुजरा और तकनीक थोड़ी आगे बढ़ी कृषि की या खेती का क्षेत्र जब बड़ा हुआ, तो ये फिक्स था कि आपको हमें इतना ही देना है, एक फिक्स रकम देनी है। तो बाद में जब ज्यादा वसूली होने लगी किसानों से जमींदारों द्वारा, तो ये जो 10/11 हिस्सा था वो काफी कम हो गया, कुल वसूली का ये 1/4 तक चला गया बाद के सालों में। लेकिन शुरुआत में कई किसानों की कई जमींदारों की जमींदारियां बिक गई। ये इतना ज्यादा हिस्सा था, जमींदारियां बिक गई। क्यों? क्योंकि जो रकम तय की गई थी वो वो दे नहीं पाए। अब यहां दो बातें समझने जैसी है। ब्रिटिश सरकार को अधिकतम राजस्व चाहिए था, और उन्होंने फिक्स किया कि जो भी भूमि है उस भूमि पर एक फिक्स रकम हम लगान लेंगे, और एक भूमि का स्वामी यानी भूस्वामी तो इन्होंने स्पष्ट किया। स्थायी बंदोबस्त के लिए जमींदार यहाँ भूस्वामी था, जमींदार को भूस्वामी माना गया। और जो जमींदार एक निश्चित तारीख पर अपना लगान या अपना राजस्व नहीं जमा कर पाता था, उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। यानी जमींदार, जो छोटा जमींदार है, उसके बदले में उसकी जमींदारी जो खरीदता था कोई बड़ा जमींदार, कोई सक्षम जमींदार, और वो ज्यादा से ज्यादा किसानों से लगान वसूलने की कोशिश करता था ताकि वो अपने नियत वादे, निश्चित वादे को पूरा कर सके। हम यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करेंगे कि ये अंग्रेज थे जिन्होंने भूमि को खरीद बिक्री योग्य, खरीद बिक्री की वस्तु बना दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे। अंग्रेजों के पहले भूमि इस तरीके से खरीदी बेची नहीं जाती थी। एक सेट पैटर्न होता था। जो लोग, जो किसान जहां होते थे, सॉरी, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि अंग्रेजों के पहले क्या सिस्टम हुआ करता था। क्या इस तरीके से भूमि खरीदी बेची जाती थी, इस तरीके से जमींदार को हटाया जा सकता था कि आपने लगान नहीं दिया, आप अब अलग हो जाइए? तो ऐसा नहीं था। जो लोग जहां पर खेती करते थे, ठीक है, उनकी भूमि उनकी नहीं थी। पूरे जो भी सम्राट था या जो भी राजा था, सारी भूमि उसी की होती थी। लेकिन कभी भी किसी भी किसान को भूमि से बेदखल पूरे के पूरे मध्यकाल में या पूरे के पूरे प्राचीन भारत में ऐसा कभी नहीं किया जाता। ऐसा किया गया अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेजों ने यह व्यवस्था निकाली कि हमें राजस्व चाहिए, जो देगा वो भूमि का मालिक वही होगा, जो नहीं देगा फिर दूसरा आ जाएगा। और इस तरह भूमि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा हो, इस क्रम में लोगों ने अधिक से अधिक किसानों से भूमि कर या राजस्व वसूलने की कोशिश की, और इस स्थिति में किसानों की जो स्थिति थी वो दयनीय, बद से बदतर होती चली गई। ये ध्यान रखेंगे।
स्थायी बंदोबस्त का जो क्षेत्र था वो हमने बताया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, प्लस बनारस, प्लस आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, में इसे लागू किया गया। मद्रास और बंबई में, आप ध्यान दें, यहाँ पे किसानों, जमींदारों के साथ जो व्यवस्था की गई, एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 1790 में यह बंदोबस्त 10 वर्ष के लिए किया गया था। लेकिन कॉर्नवालिस ने 1793 में इस व्यवस्था का फायदा देखते हुए कहा कि जब तक ब्रिटिश राज रहेगा तब तक के लिए यह व्यवस्था फिक्स कर दी, स्थायी बंदोबस्त। तो जब सवाल आएगा कि स्थायी बंदोबस्त कब शुरू हुआ, तो आप कहेंगे 1793। अब इस व्यवस्था से क्या लाभ हुआ अंग्रेजों को? राजस्व तो निश्चित हुआ ही। अब यह तय हो गया कि इतनी रकम आएगी ही आएगी, प्लस जमींदार के रूप में एक सहयोगी वर्ग उनको मिला। और ऐसा अनुमान किया था अंग्रेजों ने विशेष करके कि जब जमींदार को रकम फिक्स हो जाएगी तो जो वो अधिशेष कमाएगा उस अधिशेष को वो इन्वेस्ट करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और किसानों और जमींदारों के बीच में कोई फिक्स नहीं था। नतीजा यह हुआ कि जमींदार ज्यादा से ज्यादा जो पैसा वसूलने की कोशिश करता और उस पैसे का अपने विलास, भोग विलास में व्यय करता, और किसानों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। हम लोग आगे देखेंगे कि पूरा का पूरा जो ग्रामीण व्यवस्था थी वो बिखर गई। मद्रास और बंबई प्रांत में जो व्यवस्था लागू की गई उसे कहते हैं रैयतवाड़ी। यहाँ भूस्वामित्व, भूस्वामित्व किसे दिया गया? भूस्वामी माना गया किसान को, रैयत। और यहाँ स्थायी बंदोबस्त नहीं किया गया, यहाँ कहा गया कि यह जो व्यवस्था है वो 30 वर्ष के लिए है। 30 वर्ष बाद फिर से इसमें संशोधन होगा और राजस्व बढ़ा दिया जाएगा। ये 1820 में लागू किया गया। सीधी बात थी, जो किसान फिक्स रकम नहीं दे पाते थे उनकी जमीन उठा करके बेच दी जाती थी। नतीजा यह हुआ कि ढेर सारे किसानों ने अपनी जमीनें खो दी और वो कृषक मजदूर बन गए। और कई बार किसान, एक ग्रामीण व्यवस्था में महाजन वर्ग का उदय हुआ। जिसने लगान देने के लिए पहले किसानों को ऋण दिया और फिर बाद में उस ऋण पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज चढ़ा करके उनकी जमीनें हड़प ली। तो
इस रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो प्रभाव था वह भी किसानों के लिए बहुत ही दर्दनाक रहा, बहुत ही उनकी व्यवस्था खराब हो गई। और हम बाद में देखेंगे कि उन्होंने कई तरह के विद्रोह वगैरह भी किए अपने इस व्यवस्था के खिलाफ। पश्चिमोत्तर भारत में एक तीसरी व्यवस्था लागू की गई जिसे हम कहते हैं महालवाड़ी। महालवाड़ी यानी बहुत सारे गांवों को सामूहिक रूप से एक प्रधान के तहत रख दिया गया। ये व्यवस्था जमींदारी और रैयतवाड़ी के बीच की व्यवस्था थी। इसमें भी अब एक सामूहिक जिम्मेदारी हो गई, सीधे किसान से भी नहीं और सीधे किसी जमींदार को कोई स्थायी बंदोबस्त के तहत भी नहीं दिया गया। एक मोटा मोटी कहा गया, थोड़ा ढीला ढाला सिस्टम बनाया गया, जिसमें कहा गया कि ढेर सारे गांव मिलकर के इकट्ठा करेंगे राजस्व, सब लोग उसमें थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, और फिर मिलजुल करके सरकार तक देंगे। अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पे उनकी राजस्व नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा, इसे हम लोग देखें। नगद राजस्व वसूलने के कारण, नगद में राजस्व वसूली के कारण कृषकों को नगदी फसलों जैसे तंबाकू, अफीम, मसाले, नगदी फसलों, आप कहें कपास, इनको अधिक से अधिक उगाने का प्रयास करना पड़ा, क्योंकि इनके ये नगद में तुरंत बिक जाती थी। और नतीजा ये हुआ कि भारतीय ग्रामीण कृषि अंतर्राष्ट्रीय कृषि बाजार से, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ गई। अब इस अंतर्राष्ट्रीय बाजार का लाभ भी था और हानि भी थी। आप समझ सकते हैं लाभ किसे मिला होगा और हानि किसकी हुई होगी। किसान से और अंग्रेजों तक या विदेश भेजने तक जो लोग थे, जो वस्तुएं किसान, जब तेजी होती थी बाजार में तो उसका पूरा का पूरा लाभ जो किसान से महाजन वस्तुएं खरीदता था या जो व्यापारी वस्तुएं खरीदता था उसे मिलता था। और जब मंदी होती थी तो मंदी बाईपास कर दी जाती थी किसानों के ऊपर। दोनों ही स्थिति में किसान की स्थिति और दयनीय होती चली गई। दूसरा, किसान सिर्फ खेती ही नहीं करता था, वह कताई बुनाई का भी काम करता था। आरंभ में हम देखेंगे जब तक
औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में नहीं हुआ था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने के बाद जो भारत सूती वस्त्र निर्यात करता था, सूती वस्त्र के हम निर्यातक थे, औद्योगिक क्रांति के बाद हम आयातक बन गए। ये कैसे हुआ? हमारे यहाँ किसानों पर यह दबाव दिया गया, खास करके बुनकरों पे, जो शहर में बुनकर थे, उनको कहा गया कि आप कम से कम कीमत पर अपनी वस्तुएं बेचिए, कम से कम कीमत। और दक्षिण भारत से कपास लेकर के बुनकरों को अंग्रेजों ने ऊंची कीमत पर कपास बेची। बुनकर से अंग्रेजों ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके, अपने शासन व्यवस्था का इस्तेमाल करके बुनकर से कम कीमत पर उनकी वस्तुएं खरीदने की कोशिश की और किसानों से कपास उन्हें महंगे से महंगे दामों पर बेचने की कोशिश की। दोनों ही स्थितियों में बुनकरों का बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। और सबसे ज्यादा नुकसान तो तब हुआ जब वहां औद्योगिक क्रांति हो गई और नतीजा ये हुआ कि औद्योगिक क्रांति ने बहुत विशाल स्तर पे सूती वस्त्र का उत्पादन करना शुरू किया। और जो भारत सूती वस्त्र पूरे विश्व को निर्यात करता था, उसी भारत को इंग्लैंड ने अपने औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए या उसे संरक्षित करने के लिए, उसे संरक्षण प्रदान करने के लिए पूरे भारत में औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न वस्तुओं को, खास करके सूती वस्त्रों को पूरे भारत में बेचने का प्रयास किया। कैसे किया, आप इसे देखें। भारत से जाने वाली सूती वस्त्र पर भारी मात्रा में टैक्स इंपोज किया गया इंग्लैंड द्वारा, आयात कर इंग्लैंड ने इंपोज किया। और ब्रिटिश भारत सरकार ने जो सूती वस्त्र भारत लाए गए इंग्लैंड से, यहां आयात कर शून्य कर दिया गया। आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो शिल्पी थे, बुनकर थे शहर में, जो हमारा नगरीय उद्योग था, वह पूरा का पूरा औद्योगिक क्रांति की भेंट चढ़ गया। और ये बुनकर और शिल्पी यहां से जब काम इनका खत्म हो गया तो ये कहां जाएंगे? ये गांव में गए और गांव में हालत और खराब थी, गांव पर बोझ और बढ़ा और नतीजा गांव में कृषक मजदूर ढेर सारे दिखाई देने लगे। इनकी स्थिति बहुत बाद में जाकर के, जब नए प्रकार के औद्योगिकरण की शुरुआत भारत में हुई 1800
50 के दशक में कब गांव से निकल करके ये कृषक मजदूर औद्योगिक मजदूरी करने नगर पहुंचे। इसकी चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।